गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर चल रहा था परिवहन, उसका दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे परिवहन में, मानव में परिवहन, उसमें रक्त के बारे में, मानव हृदय के बारे में हम लोग डिस्कस किए वगैरह वगैरह। बहुत बातों को हमने डिस्कस किया था कि हार्ट किस प्रकार से काम करता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। तो वहाँ पे क्या था कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का जो रेशियो होता है, तो हमने कहा था कि सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना 80। ये रियल में है 120 मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg मतलब पारा। तो प्रेशर का जो मात्रक होता है वो पारे के हाइट से हम लोग मेजर करते हैं, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है P बराबर रो जी एच। ये आपको हम पढ़ाएंगे 11th में। ओके, तो मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब मरकरी के 120 मिलीमीटर ऊंचे मरकरी का दाब जितना होगा बैरोमीटर में, उतना ही हमारे हार्ट में, दिल में सिस्टोलिक प्रेशर होता है। दूसरी बात, सिस्टोलिक का मतलब सिकुड़ना। दूसरी बात, और जब वो फैलता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और वो होता है 80 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये है सिकुड़न का और ये है फैलाव का। जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है तो अंदर का प्रेशर बढ़ता है, और वो बढ़ के मैक्सिमम कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य में 120 मिलीमीटर ऑफ Hg और 80 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और दोनों क्या है, सेम यूनिट है, कट जाएगा। तो यही है ब्लड प्रेशर, हिंदी में कहते हैं रक्तचाप। रक्तचाप बीपी जिसको बोलते हैं, बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया, तो यही है आपका 120/80। ठीक है, यदि स्वस्थ मनुष्य में 120/80 होना चाहिए। यदि आप दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये बीपी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बहुत कम होने से हृदय पर एक आघात लगता है, जिसे हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। भगवान न करे ये सभी कभी हम लोगों के सामने सुनने के लिए मिले, उसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। मतलब क्या, हार्ट का धड़कना बंद हो जाएगा। और कभी कभी हम लोग देखे होंगे, आपको बताए थे, इलेक्ट्रिक शॉक दे करके हम लोग हार्ट को फिर से जिंदा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आज हम लोग इस चीज़ को पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पौधा में परिवहन। आज आप पढ़ने वाले हो कहाँ पे, पौधा में परिवहन। परिवहन तो पढ़ना है, लेकिन कहाँ पढ़ना है, पौधा में परिवहन। ठीक है, तो ये क्या, पौधा में, सर पौधा जो है वो भी दो प्रकार का, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक कोशिकीय होता है, और बहुत सारे पौधे हैं जो बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय जीव हो या एक कोशिकीय पौधा हो, जैसे एक कोशिकीय जीव में बताए थे हाइड्रा है, युगलिना है, आपके पास पैरामीशियम है, वगैरह वगैरह। ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें कोई भी प्रोसेस विसरण के द्वारा होता है। कोई भी प्रोसेस, चाहे वो परिवहन हो, स्थानांतरण हो, या फिर पाचन हो, श्वसन हो, कोई भी हो, विसरण विधि के द्वारा होता है। एक कोशिकीय अगर पौधा है, जैसे क्लाइमोडोमोनास, क्लाइमोडोमोनास जो है वो एक कोशिकीय पौधा है जिसमें परासरण के द्वारा परिवहन होता है। लेकिन मैक्सिमम जो पौधे हैं वो बहुकोशिकीय होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं। बहुकोशिकीय का सबसे बड़ा पहचान होता है कि उसमें अलग अलग प्रकार के तंत्र सुव्यवस्थित रूप से मौजूद होते हैं। अलग अलग प्रकार के तंत्र सुव्यवस्थित रूप से मौजूद होते हैं, किसमें, बहुकोशिकीय पौधे में या बहुकोशिकीय जीव में। तो किसी भी पौधा में परिवहन का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है स्थानांतरण विधि के द्वारा, और दूसरा तरीका है वाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा। क्या बोले, आपके पास कितने तरीके हैं, दो तरीका है। पहला क्या है, स्थानांतरण विधि द्वारा, और दूसरा क्या है, वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा। इस दोनों विधि के द्वारा पौधा में परिवहन होता है। सबसे पहले हम लोग 2 नंबर को समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन क्या है समझिए। जैसे हमने कहा कि ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, समझ लीजिए आप, ये उसका जड़ है, ये कोई पौधा है, और इस पौधे में ढेर सारी पत्तियां बनी हुई है, ढेर सारे पत्तियां बनी हुई, ये पत्तियां हैं। पत्ती आपको क्या बताए थे, उसका यहाँ पे ये क्या है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, या इसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी को रंध्र कहते हैं या उसी को स्टोमाटा कहते हैं। फिर से उसी को आप क्या कहते हैं, इसको रंध्र कहिए या इसको आप स्टोमाटा कहिए। इसी स्टोमाटा के द्वारा हमने क्या कहा था, ये जल कहाँ से खींच के लेके जाएगा, तो जड़ से क्या खींच के लेके गया, जल। जैसे ही जल यहाँ पे जाएगा तो क्या होता है, वातावरण का तापमान अधिक है,
तापमान अधिक है, ये जो जल यहाँ पहुँचता है तो बाहर का तापमान अधिक होने के कारण जो जल यहाँ रंध्र के पास पहुँचेगा उसका तापमान अधिक है और वो वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा। वाष्प बन के क्या होगा, बाहर नहीं, समझिएगा, वाष्प बन के क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। वाष्प बन के क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा, इसका मतलब है जब ये वाष्प बन रहा था तो तापमान को क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित करेगा। पानी गर्म होगा तब तो वाष्प बनेगा। तो मान लीजिए अगर इस रूम में हम एसी लगा दें तो वो क्या करता है, रूम के अंदर के उष्मा को अवशोषित करके बाहर कर देता है। उसी प्रकार ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो यहाँ पे जो जल, यहाँ जल है जो बाहर के तापमान को, उष्मा को अवशोषित करके वाष्प में बदल गया। इसका मतलब है इसके आसपास का जो ताप है वो ताप क्या होगा, इसके आसपास का जो ताप है वो कम हो जाएगा। अर्थात पेड़ पौधे स्टोमाटा के द्वारा जल को वाष्पोत्सर्जित करके वाष्प में बदल के अपने आसपास ताप को मेंटेन करता है। मतलब ताप को हमेशा एक स्वच्छ ताप बना के रखता है, स्वस्थ ताप, जितना ताप उसको जीने के लिए आवश्यक हो। नहीं तो सुबह में थोड़ा सा कम ताप, दोपहर में अधिक ताप, शाम में कम ताप। तो दोपहर के समय का जब सूर्य होता है उसके कारण से उष्मा बहुत अधिक होता है, ताप बहुत अधिक होता है, तो उसमें पेड़ पौधा को तो जल जाना चाहिए। नहीं, उसका नहीं जलने का, उसमें जिंदा रहने का मेन कारण है ये वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होकर के अगल बगल के उष्मा को वो क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। और अब वो उष्मा कहाँ चला गया, वो उष्मा चला गया वाष्प में बदलने में। और जैसे ये वाष्प में बदलता है, जैसे ये वाष्प में बदलेगा, ये वाष्प में बदल गया और ये वाष्प में बदला तो यहाँ का तापमान क्या होगा, घट जाएगा। तो ये पेड़ पौधा जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का परिवहन है। कहाँ, जल को जड़ से कहाँ तक पहुँचाना, पत्ती तक, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर कर देना, ये भी जल का परिवहन है। और इसके द्वारा पौधा क्या करेगा, अपने तापमान को मेंटेन करेगा, उसको नियत रखेगा। दूसरी बात, ये जो वाष्प है ये वाष्प चला जाएगा वायुमंडल में, वायुमंडल में, और फिर ये वाष्प संघनित होकर के किस प्रोसेस के द्वारा, संघनन, यही वाष्प संघनित होकर पुनः क्या बन जाएगा, पानी। मतलब इसी को हम लोग वर्षा कहते हैं। वर्षा मतलब क्या, वर्षा होने का मेन कारण है क्या, वाष्पोत्सर्जन। इसीलिए कहते हैं हम लोग अगर बारिश कम होती है, मतलब बोलते हैं कि आप पेड़ पौधा लगाइए, जितना अधिक पेड़ पौधा लगाइएगा उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा वायुमंडल में उतना ज़्यादा गैस पहुँचेगा, वाष्प पहुँचेगा, और जितना ज़्यादा वाष्प जाएगा उतना ज़्यादा संघनित होकर के पुनः आपको वर्षा के रूप में प्राप्त होगा। अगर आप पौधे कम लगाते हैं तो वाष्प कम बनेगा और वर्षा समय पर नहीं होगी। फिर यही वर्षा जल धरती पे आता है, वो फिर भूमिगत जल के रूप में निर्माण होता है, जिसका उपयोग हम लोग पीने में, फिर यूज करने में, पेड़ पौधा उसको अपना भोजन बनाने में उसका यूज करता है, और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो ये साइकिल क्या है, आपका वाष्पोत्सर्जन। और कहता है कि कोई भी पौधा पर डे अपने वेट के हिसाब से, अपने वेट के, अपने भार के हिसाब से पानी का उत्सर्जन करता है। जैसे एक कहा गया, एक मकई का पौधा, जनरली एक छोटा पौधा मकई का, वो डेली 3 से 4 लीटर पानी को उत्सर्जित कर देता है, वाष्पोत्सर्जित कर देता है, वाष्प में परिणत कर देता है। समझिए कितना ज़्यादा उसको जल की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा मटर का पौधा डेली 1 से 1.5 लीटर जल को वाष्पोत्सर्जित कर देता है। एक धान का पौधा डेली लगभग आपका 4 से 4.5 लीटर जल को वो वाष्पोत्सर्जित कर देता है। और कहा गया कि कोई भी पौधा अपने जीवन काल में, कोई भी पौधा अपने जीवन काल में अपने भार के 100 गुने जल को वाष्पोत्सर्जित करता है। फिर से, कोई भी पौधा अपने जीवन काल में अपने भार के 100 गुने मात्रा के जल को वाष्पोत्सर्जित करता है, ताकि वो जो है अपने आसपास के ताप को मेंटेन रखे और वो इस प्रकृति में अनुकूलित हो सके। और उस वाष्पोत्सर्जन से केवल पौधे को फायदा नहीं है, समस्त प्राणी को फायदा है। फायदा क्या है, वो जाकर के वायुमंडल में बादल बनाता है और वही बादल संघनित होकर के आपको वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब दूसरा है स्थानांतरण विधि। इसका मतलब पौधे में परिवहन का दूसरा विधि क्या है, स्थानांतरण विधि। और इस स्थानांतरण में क्या होता है जरा ये समझते हैं। आपको हमने बताया था कि पौधे में परिवहन के लिए कौन सा विधि है, तो विधि है आपका स्थानांतरण। इसको जरा समझिएगा,
स्थानांतरण विधि। पौधे में दूसरा प्रकार क्या है? स्थानांतरण। इस प्रोसेस से किस प्रकार परिवहन संपन्न होता है जरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौन सा विधि हो गया ये आपका हो गया कौन सा विधि? स्थानांतरण विधि। कंप्लीट जरा देखेंगे इसमें क्या होता है। जैसे आपके पास समझिएगा, जैसे आपके पास कोई पौधा है, ये आपके पास कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, तो इसमें क्या है? ये पौधा है, इसमें से ये इसका तना है, ये भी तना है, ये भी तना है, वगैरह वगैरह। और इसमें मान लेते हैं यहाँ पे कोई पत्ती लगा हुआ है, ये सभी क्या है? पत्ती लगा हुआ है। ऐसा एक रफ स्केच बनाते हैं, पत्ती लगा हुआ है। और इस पौधे में दो प्रकार के उत्तक होते हैं, दो प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं, जिसका नाम है, सबसे पहले का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पौधा के लिए। कौन कौन? एक हो गया जाइलम और एक हो गया फ्लोएम। पौधा में कितने प्रकार के उत्तक होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन? एक होगा जाइलम और एक होगा फ्लोएम। ओके, अब देखेंगे सबसे पहली बात कि ये जो जाइलम और फ्लोएम नामक उत्तक है, ये पौधे में पाए जाते हैं। जाइलम का काम होता है, आपको हमने एक लेक्चर बीच में बताया था, जौ से जाइलम, जौ से जल। जाइलम उत्तक का काम होता है जड़ से जल को खींच करके पत्ती तक पहुंचाना। देखेंगे आप, इसी यहीं पे पढ़ते हैं, जरा इसी पत्ती में पढ़ते हैं। ये क्या किया? किसको पहुंचाया? जल को। कौन पहुंचाया? तो ये पहुंचाया जाइलम। तो जाइलम उत्तक का काम क्या है? जाइलम उत्तक का काम है जड़ से, ये क्या है? ये आपका जड़ है। जाइलम उत्तक का काम है जड़ से जल को कहाँ पहुंचाना? पत्ती तक। ये आपका क्या है? ये आपका पत्ती है। कहाँ पहुंचा दिया? पत्ती तक पहुंचा दिया। हमने क्या कहा? जाइलम उत्तक का काम होता है जड़ से जल को कहाँ पहुंचाना? पत्ती तक पहुंचाना। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें हमने कहा था CO2, H2O वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग मिलकर के C6H12O6 ये निर्माण करता है। निर्माण कर लिया। वो क्या है? C6H12O6 ये क्या है? ये आपका पौधे का भोजन है। यहाँ पे क्या बन गया? भोजन। C6H12O6 ये क्या है? तो ये आपका भोजन है। ये क्या हो गया? ये आपका भोजन हो गया। इस भोजन को क्या बोल रहे थे हम लोग? हम लोग ये बोले कि ये जो आपका पत्ती में ये क्या बन गया? तो ये भोजन है। किसका भोजन है? ये पौधे का भोजन है। क्या नाम है? C6H12O6 भोजन बन गया। देखिए जाइलम क्या किया? जड़ से भोजन को कहाँ लेके पहुंचा? तो पत्ती में। पत्ती में कौन प्रक्रिया हुई? तो प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा? यहाँ पे क्या बन गया? C6H12O6 बन गया। अब इस भोजन को, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट कहिए, इसी को ग्लूकोज कहते हैं, वसा कहते हैं, ये चीज़ है। ये पौधा में जब ये भोजन तैयार हो जाता है, तब एक दूसरा जो आपका उत्तक है फ्लोएम उत्तक, ये तैयार होता है, ये एक्टिवेट होता है। ये जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है? यहाँ से भोजन को सभी दिशा में, इस भाग में, फिर यहाँ से भोजन को इस दिशा में, फिर यहाँ से भोजन को इस दिशा में, यहाँ से भोजन को इस दिशा में, मतलब हर दिशा में ये फ्लोएम क्या करेगा? क्योंकि अगर जैसे हम लोग देख रहे थे कि अगर आपके बॉडी में भोजन बना है तो उस भोजन को तो पूरे बॉडी में पहुँचाना है ना। उसी प्रकार यदि आपके पौधे में यहाँ भोजन, इसी प्रकार ऐसा ही प्रोसेस इस पत्ती में भी होगा, ऐसा ही प्रोसेस इस पत्ती में होगा। इसमें से हर जगह भोजन जाएगा, फिर इसमें से हर जगह भोजन जाएगा, इसमें से हर जगह भोजन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? पत्ती के, ये पौधे के हर भाग में भोजन पहुँचेगा। और इसी विधि का क्या नाम है? इस विधि का नाम है स्थानांतरण विधि। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुँचना। क्या पहुँचना? भोजन पहुँचना। किसके द्वारा? तो यहाँ से आपका भोजन पहुंच रहा है। ये भोजन पहुंच रहा है किस उत्तक के द्वारा? तो ये है फ्लोएम उत्तक के द्वारा। आपको बताया था हमने, जौ से जाइलम, जौ से जल, अब फ से फ्लोएम, फ से फल। फल क्या है? आहार है, भोजन है। तो फल का मतलब होता है भोजन। आहार, किसका आहार? पौधे का आहार। आपने क्या देखा? जब यहाँ पे भोजन का निर्माण हुआ तो ये फ्लोएम के द्वारा सभी डायरेक्शन में क्या हुआ? फैल चुका है। इसी प्रोसेस का क्या नाम है? स्थानांतरण विधि। अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन का नाम है जाइलम और फ्लोएम में अंतर।
क्या नाम है उसका? उसका नाम है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। चलिए आप हेडिंग दीजिए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे आप? एक तरफ लिखेंगे जाइलम और एक तरफ लिखेंगे फ्लोएम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? एक तरफ हो गया जाइलम और एक तरफ हो गया फ्लोएम। देखेंगे सबसे पहला जाइलम किसे कहते हैं? तो जाइलम एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो जल को जड़ से निकाल करके पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक है, क्या लिखे? जाइलम एक ऐसा संयोजी ऊतक है जो जल को जड़ से निकाल करके पत्ती तक पहुंचाता है, इसमें लिखिए। फ्लोएम एक ऐसा संयोजी ऊतक है जो आहार को मतलब भोजन को पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है। क्या लिखिए? ये जो आपका फ्लोएम है एक ऐसा संयोजी ऊतक है जो आहार को मतलब भोजन को पत्ती से अलग अलग भाग में पहुंचाता है। दूसरा, ये जो जाइलम है वो जल को, देखिए किधर से किधर, नीचे से ऊपर मतलब ऊर्ध्वगामी अर्थात नीचे से केवल एक डायरेक्शन में चलता है। तो क्या लिखेंगे? जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर की दिशा में गमन करता है। जाइलम हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करता है। जाइलम हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में, नीचे से ऊपर, फिर जल को ऊपर से नीचे नहीं लाता है। जाइलम का काम है इस ऊतक का जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। तो ये केवल एक दिशा में कार्य करता है, लेकिन फ्लोएम जो है वो भोजन को सभी दिशा में स्थानांतरित करता है। जाइलम जल को केवल एक दिशा में भेजता है, लेकिन ये जो आपका फ्लोएम है वो भोजन को सभी दिशा में भेजने में सक्षम होता है। ओके, ये जो आपका जाइलम है, ये जो आपका जाइलम है ये मृत कोशिका का बना होता है। क्या बोले? ये जो आपका जाइलम है वो किसका बना होता है? तो जाइलम जो है ये मृत कोशिका का बना होता है। जाइलम किसका बना होगा? मृत कोशिका का बना होता है। और ये जो आपका फ्लोएम है वो जीवित कोशिका का बना होता है। क्या बोले? ये जो आपका जाइलम है वो किसका बना हुआ है? मृत कोशिका का बना हुआ है। और ये जो आपका जाइलम है वो किसका है? वो जीवित कोशिका का बना हुआ है। कंप्लीट। ये किसका बना हुआ है? जीवित कोशिका का बना हुआ है। देखेंगे ये चौथा, ये जो जाइलम है अगर ये मृत कोशिका है तो ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। तो जाइलम किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। जाइलम मृत है इसीलिए यह किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन आपका जो ये कौन है? फ्लोएम है, ये रासायनिक किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करने में सक्षम है। और इसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात ही यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। किस विधि के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। और इस प्रकार पौधा और मानव दोनों में परिवहन का जो ये चैप्टर था, परिवहन का जो एक प्रोसेस था, जो एक तरीका था, वो संपन्न हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपका बायोलॉजी बहुत ही सुंदर है। आप पूरी तरीका से नोट्स बनाते हैं, आप पूरी तरीका से तैयार हैं। आप सबों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। शायद हम आपके उस अच्छी तैयारी में थोड़ा सा एक छोटा सा रोल निभा पाते हैं। हम आपके उस तैयारी को थोड़ा सा एक नई पहचान दिला सकें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्लीज़ आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है आनंद फिजिक्स क्लासेस पूर्णिया, इस चैनल को आप सबका बहुत प्यार मिले, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।